सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। तो बेटा लास्ट क्लास थी पहली क्लास इस चैप्टर की, जहां हमने मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड द फीचर्स ऑफ प्लानिंग ये दो टॉपिक्स कवर किए। आई होप कि आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया होगा। अगर अटेंड नहीं किया है तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि पहले आप प्लेलिस्ट पे जाइए, फर्स्ट लेक्चर को अटेंड करिए, तभी आप आज के लेक्चर के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट पर आप लोग क्लास 12 संकल्प बिजनेस स्टडीज को फॉलो कर सकते हो। वहां पर जो भी चैप्टर्स हम लोग अब तक कंप्लीट कर चुके हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको करना होता है एक काम, लेक्चर की अटेंडेंस लगानी होती है, जिसको लगाने में आप लोग बहुत ही ज्यादा कंजूसी करते हैं। पता नहीं तुम्हारे हाथ इतने क्यों दुखते हैं कि एक अटेंडेंस ही तो लगानी होती है। आपकी अटेंडेंस आपके टीचर को कितना मोटिवेट करती है, शायद ये चीज आपको अब तक भी समझ नहीं आई है, इसीलिए बिना लेक्चर के अटेंडेंस लगाए तुम चले जाते हो। तो चलो, मेरा काम है आपको समझाना, अब आपका काम है उसको मानना या ना मानना, वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप लगा सकते हैं तो लेक्चर की अटेंडेंस लगा दीजिए, और जो भी आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा उसकी मेमोरी ट्रिक और उसके पॉइंट्स जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आप पिछले चैप्टर में जो भी कुछ पढ़ा था उसको एक बार एक्टिव रिकॉल कर पा रहे हो, ये मैं चाहती हूँ। ठीक है, तो चलिए करिए थोड़ा सा काम, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा आज हम लोग कवर करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग को भी समझने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मेमोरी ट्रिक देते हैं। तो बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग की मेमोरी ट्रिक के लिए करना होगा तुम्हें ड्यू सर को डीएम, क्योंकि तुम कर रहे हो ना प्लानिंग अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाने की। तो अपने प्यारे से कॉलेज में, अपने ड्रीम कॉलेज में अपनी सीट रिजर्व करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तुम कहोगे कि सीयूईटी में तो टॉप हम कर ही लेंगे, पर साथ ही साथ हम अभी से कर देते हैं ड्यू सर को डीएम, क्योंकि इसी में हमने सारी की सारी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस छुपा दी है। तो देखो बेटा, सबसे पहले जो डी दिख रहा है वो कहता है दैट प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो ये डी है ये डायरेक्शन के लिए है। यू से है अननेसेसरी और वेस्टफुल एक्टिविटीज, यानी कि अगर आप अच्छे से प्लानिंग करते हो तो आप वेस्टफुल एक्टिविटीज को हटा सकते हो, आप ओवरलैपिंग को यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हो। देन एस से आता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग आपको कंट्रोलिंग के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद आई है इनोवेटिव आइडियाज, मतलब प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, क्योंकि यहाँ पर होता है ना मेंटल एक्सरसाइज, पढ़ा था ना फीचर के अंदर, तो उस मेंटल एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए हम यहाँ पर लेकर आते हैं इनोवेटिव आइडियाज। देन आर से आता है रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। डेफिनेटली आप आज प्लानिंग कर रहे हो कल के लिए, तो आने वाले खतरों से बचने के लिए ही तो कर रहे हो। तो अगर पहले से ही प्लान करके चलोगे तो कहीं ना कहीं खतरों से बच पाओगे। उसी के साथ डीएम का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, यानी कि प्लानिंग आपकी मदद करता है, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो ये 6 हमारे पास इंपॉर्टेंस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब इसी के साथ पढ़ते हैं वन बाय वन इन सभी इंपॉर्टेंस को, जिसमें हमारे पास सबसे पहला पॉइंट कौन सा है बालकों? सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब बेटा जी प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन कैसे है? मान लो कि तुम्हें हाल फिलहाल में ही अपने किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आया। तुम्हारा कोई फ्रेंड तुम्हारे में से ही अपना 18th बर्थडे, हाँ हो सकता है तुम में से कोई बच्चा अभी 16 का हो, यानी कि स्वीट 16 में ही हो, हाल फिलहाल में 17 का होगा, या कोई ऐसा बच्चा होगा जो 17 ईयर्स का होगा, कोई ऐसे बच्चे भी होंगे जो 18 ईयर्स के होंगे। तो ठीक है, सभी एज ग्रुप के बच्चे हमें देखने को मिल सकते हैं फिलहाल 17 to 18। तो तुम्हारे में से कोई एक तुम्हारा प्यारा सा दोस्त जो अपना 18th बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला है, उसके लिए उसने तुम्हें इन्विटेशन दिया कि बहुत ही ग्रैंड पार्टी वो करने वाला है। तो बेटा जी आपके पास आ चुका है बर्थडे पार्टी का एक इनविटेशन। अब आप क्या करेंगे? आपको पता चला कि अच्छा उसका बर्थडे कब है, उसका बर्थडे आपको पता चला कि 15th अगस्त में है। अब आप कहेंगे कि यार 15 अगस्त को दोस्त के बर्थडे पे जाना है, तो आप अपना जितना भी काम है आप उसी हिसाब से उसको यहाँ पर करना शुरू कर देंगे कि आपके जो काम का रूटीन है, आपके काम का जो कंप्लीशन है, वो सब उसी तरीके से होना शुरू हो जाएगा जो आपको उस बर्थडे पार्टी पर टाइम से पहुंचा दे।
एट द सेम टाइम भाई आपको अटेंड करनी है वो बर्थडे पार्टी, तो कहीं ना कहीं आपको एक डायरेक्शन मिल रही है कि 15 अगस्त से पहले पहले मैं अपने सारे काम निपटा लूं, ताकि कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए और कोई मुझे उस बर्थडे पार्टी में जाने से ना रोके, है ना। यानी कि जब आपके सामने एक प्लानिंग दिख रही है कि आपको वो बर्थडे पार्टी अटेंड करने जाना है, तो आपको एक डायरेक्शन भी मिल गई कि यार कैसे अटेंड करनी है वो बर्थडे पार्टी, किस तरीके से हमें ये काम करना है। चलो एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो कि अब तुम उसके बर्थडे पार्टी में जाना चाहते हो, एक वेन्यू का आपके पास एड्रेस है, तो आपको नहीं पता कि कहाँ पर है वो, आप कभी उस जगह पर गए ही नहीं हो, आपको कोई रास्ता नहीं पता, तो ऐसे में हम किसकी हेल्प लेंगे? ऐसे में हम लोग हेल्प लेते हैं गूगल मैप की। और हमने तुरंत अपना गूगल मैप खोला, उसके ऊपर अपनी करंट लोकेशन डाली कि आज हम कहाँ पर हैं, वेयर वी आर, और एक डेस्टिनेशन एड्रेस भी डाला, वेयर वी वांट टू गो। और जैसे तुमने ओके किया, तुम्हें एक डायरेक्शन यहाँ पे मिल गई, यानी कि अब उस डायरेक्शन को फॉलो करते करते तुम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। तो प्लानिंग भी तो यही कहती है कि जब आप पहले से चीजों को प्लान करते हो, अब आज अगर आप क्लास 12th में और आज आप प्लान कर रहे हैं कि आपको अपनी ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना है, आपको अपने ड्रीम प्रोफेशन में एंट्री करनी है, सो डेफिनेटली आप आज ही उसके लिए प्लान करके चल रहे होगे कि आफ्टर 12th आपको क्या करना है जिससे आप CUET में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, आप किस तरीके से अपने एंट्रेंस की तैयारी करने वाले, उसके लिए बेस आपको किस किस चीज का बनाना है। तो सारी चीजें आप आज ही तो प्लान कर रहे हो, और क्योंकि आपने प्लान किया है इसलिए आपको एक डायरेक्शन भी मिल चुकी है। सो इसीलिए बोला जाता है दैट प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ताकि एम्प्लॉयज जितने भी काम कर रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, सबको ये पता हो कि सबको क्या करना है। अगर आप उन्हें नहीं बताओगे तो सब अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे। जैसे ही सेशन शुरू होता है, स्कूल में भी सभी टीचर्स को एक टाइम टेबल मिल जाता है, सभी बच्चों को ये बता दिया जाता है कि कौन से पीरियड में उन्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ताकि सभी लोग एक डायरेक्शन में रहकर काम करें। अगर ये टाइम टेबल डिसाइड नहीं होगा, सब अपनी मर्जी से काम करेंगे, और हो सकता है एक दिन में एक ही सब्जेक्ट के 4 पीरियड लग जाए, और तो और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक सब्जेक्ट का एक हफ्ते तक पीरियड ही ना लगे। क्यों? क्योंकि कोई डायरेक्शन ही नहीं थी। तो इसीलिए प्लानिंग करना जरूरी होता है, क्योंकि प्लानिंग देता है क्या? डायरेक्शन। तो देखो क्या लिखा है, लिखा है बाय स्टेटिंग इन एडवांस, यानी कि एडवांस पे सारी बात बता देने से हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। प्लानिंग क्या देता है? हमें एक एक्शन करने के लिए एक दिशा देता है, यानी कि एक डायरेक्शन देता है। प्लानिंग एंश्योर्स दैट गोल्स और द ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in which direction। कि अगर आप स्टार्टिंग में ही गोल्स और ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लेते हो, आपने आज ही सोच लिया आपको क्लास 12 के बाद क्या करना है, आपने अपना गोल अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है, तो अब आपको एक गाइडेंस मिलेगी। क्या? दैट व्हाट एक्शन टू शुड बी टेकन, कि इमीडिएटली आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम आपको क्या करना है, ठीक है, एंड इन विच डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में करना है, यानी कि कैसे करना है और क्या करना है, ये पूरी क्लैरिटी आपके सामने होगी अगर आपने पहले से इस बात को सोच लिया है तो। सो if the goals are well defined, employees are aware of what the organization has to do and what they must do to achieve these goals। और अगर goals well defined होंगे तो employees aware होंगे इस चीज से कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है और उन्हें क्या करना चाहिए ताकि वो जो गोल्स उनके सामने हैं वो उनको अचीव कर पाए, ठीक है। सो द क्रक्स पॉइंट हियर इज कि प्लानिंग हमेशा आपको एडवांस में ये बताता है क्या करना है, कैसे करना है, जिसकी वजह से आपको एक रास्ता समझ में आता है कि यार ये रास्ता है जो मुझे मेरी मंजिल तक लेकर जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। भाई प्लानिंग तुम्हें कहीं ना कहीं खतरों से आगाह कर देता है कि भाई देखो मार्केट में सब कुछ अनसर्टेन है, ठीक है। अब चाहे वो बिजनेस हो चाहे तुम्हारी लाइफ हो, सब कुछ अनसर्टेन है। तुम आज बहुत सारी तैयारियां करके बैठे हो यार, तुम सोच के बैठे हो कि नहीं मुझे तो क्लास 12th के बाद CA फाउंडेशन देना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तुम्हारा सपना है, वेरी गुड, मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे सपने में, मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि इन सभी चीजों में एक अनसर्टेनिटी है। तुम अपना एक ड्रीम कॉलेज सोच के बैठे हुए हो, तुम यहाँ पर CUET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, पर तुम्हें पता है ना कि हाल फिलहाल में क्या चीजें चल रही है, क्या हो रहा है और उसका भी क्या रिजल्ट निकलने वाला है, हम में से किसी को नहीं पता कि ये चीजें कब तक चलने वाली हैं। एक टाइम था जब मेरिट बेसिस पर एडमिशन हुआ करता था, तो एक बच्चा पूरा फोकस अपनी परसेंटेज को अच्छा करने में लगा देता था,
फिर एक टाइम आया कि CUET नाम का एक एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट हुआ, और आज इसके ऊपर भी न जाने कितनी सारी चीजें चल रही हैं। तो वी डोंट नो कि कल को सिचुएशन क्या होने वाली है। तो हमें हमेशा अपनी प्लानिंग के साथ उन आने वाली चीजों के लिए पहले से प्रिपेयर रहना होता है। जैसे कि तुम्हें पता है हमारा राजू बहुत चिल्ड पर्सन है, पता है, हर चीज के लिए पहले तैयारी करके रखता है। उसकी मम्मी ने उसको बोला कि सुन राजू, वो कि नालायक निकम्मा है, शरारती है बहुत ज्यादा, बिल्कुल नहीं पढ़ता है। तो राजू की मम्मी ने कहा कि सुनो राजू, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 90+ नहीं आए ना, 90+ तो छोड़ो, राजू को तो ये लग रहा था कि मैं पास ही हो जाऊं, पर मम्मी ने तो एक तगड़ा वाला टारगेट दे दिया 90+, कि सुन लो राजू, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना क्लास 12 में तो देख लेना, तुम्हारे लिए गोलगप्पे का ठेला बिल्कुल तैयार है, चुपचाप काम पर लग जाना, कोई तुम्हें आगे की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, अपना बिजनेस में लगना, काम कमाना और खाना, हमारी तरफ से तुम्हें कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारा ठेला जरूर तुम्हें हम लगवा के दे देंगे, और उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। गलती से भी अगर क्लास 12 का रिजल्ट गड़बड़ आया तो सोच लेना। अब राजू को तो अपना पता है ना, राजू को तो पता है कि मुझे पता है मम्मी कह रही है कि 90+ ले आना, पर मुझे पता है मम्मी सिर्फ इतना चाह रही है कि मैं पास हो जाऊं, मम्मी सिर्फ इतना चाह रही है, पर यार मैं पास होऊंगा कैसे, मैं पढ़ता भी तो नहीं हूँ। तो राजू को कहीं ना अपने ऊपर शक है कि यार गड़बड़ हो सकती है। नहीं, वैसे मैं पूरी तैयारी करूंगा, लेकिन यार फिर भी प्लानिंग करनी जरूरी है ना। तो राजू ने कहा कि यार एक बारी में एक एग्जाम देके तो मैं पास नहीं हो पाता हूँ, एक एग्जाम से मुझसे पास नहीं हो जाता, एक और ऑल्टरनेटिव लेकर चलते हैं। तो राजू ने प्लानिंग करी। एक होता है ना वो कुछ बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं, कुछ बच्चे वो प्राइवेट फॉर्म भी भर लेते हैं। तो राजू ने साइड बाय साइड एक प्राइवेट फॉर्म भी भर रखा था कि अगर इधर रेगुलर वाले में कुछ नहीं हुआ, CBSE वाले में, तो प्राइवेट वाले में कर लूंगा, और प्राइवेट वाले में थोड़ी सी बातचीत तो अच्छी हो गई तो काम और आसान हो जाएगा। तो देखो राजू कितना दिमाग चला रहा है, चाहे आगे कुछ ना हो ऐसी बातचीत, लेकिन राजू ने अपनी प्लानिंग कर ली है। क्यों पता है क्यों? राजू क्या कर रहा है, राजू रिड्यूस कर रहा था रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, कि कल को उसको घर से निकाला घोषित ना हो जाए, उसका घर निकाला ना हो जाए, इसलिए राजू आज ही सारी तैयारी कर रहा है कि भाई एक बार को अगर इधर कुछ नहीं हुआ तो इधर तुम तैयार है। जैसे कि अगर आप मान लो सिर्फ आप एक CUET के ऊपर बेस्ड हो रहे हो, तो मैं कहूंगी साथ में एक और ऑल्टरनेटिव लेकर चलो। आप सिर्फ CUET के ऊपर बेस्ड होकर ये सब चीजें ना सोचें, अगर आप CA फाउंडेशन सोचे तो साथ में कुछ और भी सोचें। मतलब फिलहाल के लिए जब तक आप किसी एक चीज में एंटर नहीं हो जाते, तब तक एटलीस्ट अपने 2 ऑल्टरनेटिव्स लेकर चलो, कि एक में नहीं हुआ तो दूसरी चीज आपके लिए ऑलरेडी तैयार है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि देखो आपका टाइम बहुत कीमती है, राइट। तो इसी तरीके से वो ये समझा रहे हैं कि प्लानिंग हमेशा इस तरीके की जो अनसर्टेनिटी है उसको रिड्यूस करते हैं। और वो एक बात और बोलते हैं कि देखो यार, आप प्लान कर देने को ये मत सोचो कि प्लानिंग बिल्कुल आपकी आने वाले खतरों से आपको बचा देगा या आपके खतरों को एलिमिनेट कर देगा। जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हुए आए हैं कि हमने ये काम आज ऐसे प्लान करके ये वाला काम किया था, अच्छा हो गया, नेक्स्ट टाइम भी करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होता, हमेशा आपकी प्लानिंग आपको सक्सेस दे, ये किसी भी तरीके से ये बात कहीं पर भी प्रूफ नहीं हुई है, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो रही है। तो उन्होंने ये बात समझाई कि प्लानिंग आपकी अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट तो नहीं कर सकती, बट हाँ उसके खतरे को थोड़ा सा कम कर सकती है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अगर आप पहले से चीजों को प्लान करके चलेंगे तो एकदम से शॉक से आप बच पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पहले से कुछ चीजों के बारे में सोच रखा होगा। ठीक है, सो प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड। प्लानिंग आपकी मदद करते हैं कि आप आगे के बारे में सोच पा रहे हो, आप आगे के बारे में झांक पा रहे हो, आप अपने फ्यूचर के बारे में, कि आज अगर हम यहाँ पर हैं, ये सिचुएशन चल रही है, आगे आने वाले टाइम पर क्या सिचुएशन हो सकती है, आप आज ही इस चीज को यहाँ पर सोच पाते हो विद द हेल्प ऑफ अ प्लानिंग। ठीक है, एंड एंटिसिपेट द चेंजेस। एंटिसिपेट का मतलब क्या बेटा? वही अनुमान लगाना। By deciding in advance the task to be performed, planning shows the way to deal with the changes and uncertain events. तो यहाँ पर प्लानिंग कहती है कि अगर आप टाइम टू टाइम चीजों को यहाँ पर एनालाइज करते हुए चल रहे हो, आप प्लानिंग करते हुए चल रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उन चेंजेस को डील करना सीखोगे, उन अनसर्टेन इवेंट्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे। चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, क्योंकि देखो बदलाव को आप यहाँ पर एलिमिनेट नहीं कर सकते। जिसने बदलना है बेटा वो बदलेगा, तुम्हें संभलना सीखना है। ठीक है, सो बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजर रिस्पॉन्स टू देम कैन बी डेवलप्ड। तो भाई देखो, लेकिन आप उस चीज को एंटिसिपेट कर सकते हो, आप उस चीज को पहले से थोड़ा सा सोच समझ के अपना काम कर सकते हो, और अपने रिस्पॉन्सेस को उसी के अकॉर्डिंग डेवलप करो। कि अगर तुम्हें लग रहा है कि यार कुछ बदल रहा है,
तो उस बदलती हुई चीज के साथ आप भी अपने आप को उस तरीके से ढालने की कोशिश करो और खुद को प्रिपेयर करो फ्यूचर के लिए कि अगर ये चीज बदल गई, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा, ये आपको पहले से ही सोच कर रखना चाहिए। ठीक है, डन। सेकेंड पॉइंट, तो ओवरऑल सेकेंड पॉइंट का क्रक्स पॉइंट क्या है कि अगर आप पहले से ही सोच विचार करके रखेंगे तो खुद को आने वाले खतरों से थोड़ा सा उसके लिए आप बच सकते हैं, आपको एकदम से शॉक नहीं लगेगा और आपको अपना एक सेकंड मूव पता होगा कि अब आपको क्या करना है, व्हाट इज नेक्स्ट, ये आपको पता होगा। ठीक है, चलो तो बेटा अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग क्या करता है, ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस करता है। क्योंकि देखो प्लान क्या है, प्लान ये है जहां पर आपने पहले से ही सब चीजों को सोच कर रखा हुआ है। जैसे मैं अभी फिलहाल आपको क्लास 12 का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी आप रियल लाइफ में इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो, इन रियलिटी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। मैं कुछ भी इधर उधर की बात बोल दूं तो जो चीज आपने देखी नहीं उस चीज को इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जहां आप आज है उस चीज को इमेजिन करना थोड़ा सा आसान है, राइट। तो देखो अभी आप क्लास 12th में हो, डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे आप में से अपने क्लास 12th के साथ साथ क्लास 12th के बाद के बारे में सोच रहे होंगे। अगर आपने प्लान नहीं किया, मान लो आपने कुछ नहीं सोचा, आपने सोचा कि यार बोर्ड का एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा और कैसे होगा, तब की तब देखी जाएगी। बोलते हैं तब की यार तब देखी जाएगी, वही जैसे मैंने पहले ही बताया था गो विद द फ्लो वाली कहानी है। तो बेटा गो विद द फ्लो वाले केस में क्या है कि आप 12th के बाद सोच रहे हो कि चलो यार अब तो परसेंटेज अच्छी आ गई है, चल यार अब कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। बट सीयूईटी के फॉर्म्स तो निकल चुके, आपने भरे ही नहीं, आपने यहाँ पर सीयूईटी का फॉर्म ही नहीं भरा। आपने तो सोचा कि पहले रिजल्ट आएगा फिर सोचेंगे, तो ऐसे में आपने क्या किया, आपने कर दिया अपना एक साल बर्बाद। क्योंकि अब तो जब नेक्स्ट टाइम सीयूईटी के फॉर्म्स निकलेंगे नेक्स्ट ईयर, आप तो तब भर पाओगे। भाई अगर आपको इस साल सीयूईटी के लिए अपीयर होना है, मतलब 2026-27 वाले सेशन की अगर बात करूं तो उनके जब फॉर्म्स निकलेंगे तो वो फेब मार्च के आसपास निकल जाते हैं ऑलमोस्ट, तो वो तो आपको तब भरने होते हैं। आपने तब भरे नहीं, आपने सोचा कि नहीं यार रिजल्ट आएगा उसके बाद भरेंगे, बट रिजल्ट के बाद तो आप फॉर्म भर ही नहीं पाओगे ना, फिर तो आपको नेक्स्ट ईयर करना पड़ेगा ये काम। तो क्या यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ? अब आप एक साल तक भटक रहे हो, इधर से उधर अपना टाइम खराब कर रहे हो, बट वहीं अगर आपने भर दिया होता तो शायद आपको एक डायरेक्शन मिल चुकी होती है, उस डायरेक्शन पे आपने चलना भी शुरू कर दिया होता। या फिर अब आपने ये नहीं सोचा कि आपको कौन से कोर्स में अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा है, आपके थॉट्स में क्लैरिटी ही नहीं है कि आपको क्या करना है। कभी आपका मन बीकॉम करने को कर रहा है, कभी आपका मन बीबीए करने को कर रहा है, कभी आपका मन सीए करने को कर रहा है, कभी आपका मन सीएस करने को कर रहा है, कोई मन आपका एसीसीए करने को कर रहा है। तो मतलब आपके माइंड में इतना सारा कंफ्यूजन है कि एक थॉट दूसरे थॉट को ओवरलैप कर रही है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो कि आप किसी एक डिसीजन पर पहुंच ही नहीं पा रहे हो। बट वहीं पे अगर आपने टाइम टू टाइम अपने इंटरेस्ट के साथ उस कोर्स को अभी से अलाइन कर लिया कि यार मेरा इंटरेस्ट लेवल ये है और मेरा इंटरेस्ट लेवल मुझे कौन से कोर्स में दिख रहा है, उसको आपने अगर आज से अलाइन कर लिया, उसका सिलेबस अगर आपने आज से चेक कर लिया, तो आपको यहाँ पर भी एक डायरेक्शन मिल जाएगी। यहाँ पर भी आप वो ओवरलैपिंग, वो कंफ्यूजन और वो वेस्टफुल एक्टिविटीज को आप अवॉइड कर पाओगे। आपको पता होगा कि आपका मेन फोकस अब किस चीज के ऊपर होना चाहिए। तो प्लानिंग हमेशा ये जो बिना मतलब की एक्टिविटीज है इनको एलिमिनेट करता है, आपकी थॉट में क्लैरिटी लेकर आता है, आप जिस कंफ्यूजन में होते हो उस कंफ्यूजन को दूर करता है। ठीक है, तो देखो बेटा लिखा है प्लानिंग सर्व एज अ बेसिस फॉर दी कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिवीजन, डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजन। कि प्लानिंग आपके लिए वो बेस का काम करेगा जो हर डिपार्टमेंट, डिवीजन, जो भी हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स और डिवीजन में, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लेकर आते हैं, क्योंकि पहले से चीजें यहाँ पर डिफाइन की जा चुकी है। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग द कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर देखो दो मेन पॉइंट यही है इसके कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है यहाँ पर। तो ये दो मेन पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि प्लानिंग क्या कर रहा है, कंफ्यूजन हटा रहा है और मिसअंडरस्टैंडिंग को हटा रहा है। सिंस प्लानिंग इंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, ये भी है कि क्योंकि प्लानिंग क्या कर रहा है, आपकी थॉट में क्लैरिटी ला रहा है, आपको क्या एक्शन कर रहा है, उसके एक्शन करना है, उसके लिए आपको कह सकते हो कि एक डायरेक्शन दे रहा है।
सो वर्क इज कैरिड ऑन स्मूथली विदाउट इंटरप्शन। तो आपका काम बिना किसी रुकावट के होता चला जाएगा। आपको पता है ना कि यार अब स्टेप क्या है, आपने प्लान कर लिया है, आपका 12th के एग्जाम हुए, आपने तुरंत सीवीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी या फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, आपने मॉक्स देने स्टार्ट कर दिए। तो मतलब आपको पता है ना कि यार नेक्स्ट स्टेप क्या 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 होता चला जाएगा। तो बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी ऐसे आप बैठे हो कंफ्यूजन में, आपको बैठने की जरूरत ही नहीं है, आपने तो अपना रास्ता पहले से ही साफ कर रखा है, तो कोई इंटरप्शन नहीं आएगी। यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज आर मिनिमाइज, यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसी अननेसेसरी, कुछ वेस्टफुल एक्टिविटी जो आपका समय, आपके एफर्ट्स, आपके पैसे को खराब कर सकती है, आपने उस चीज को पहले से ही हटा दिया है। एंड इट इज ईजियर टू डिटेक्ट द इनएफिशिएंसीज एंड टेक द करेक्टिव मेजर्स टू डील विद देम। और इससे क्या होगा कि जो भी इनएफिशिएंसीज है, यानी कि जो चीजें आपको सही काम करने से रोक रही हैं, आप उनको पहचान पाओगे और उनके साथ कैसे डील करना है ये भी आप सीख पाओगे। ठीक है, तो बेटा थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो प्लानिंग आपको एक क्योंकि सही रास्ता दिखाता है। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ लिया कि प्लानिंग हमें डायरेक्शन देता है, तो जब वो डायरेक्शन दे रहा है तो हमारे माइंड में क्लैरिटी आ रही है, हमारे माइंड से कंफ्यूजन दूर हो रही है, हमें पता है कि हमें कौन से रास्ते पर चलना है। तो जब हमारे माइंड में हर चीज की क्लैरिटी होती है ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी भी तरीके से हमारा काम नहीं रुक रहा, हम अपना समय, अपना पैसा, अपने एफर्ट्स किसी भी जगह पर बर्बाद नहीं कर रहे। ठीक है, पर ये सब काम कब होगा, जब हर चीज की क्या होगी बेटा, प्लानिंग। ठीक है, चलो अब बेटा फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। इसको आप लिंक कर सकते हो अपने फीचर से, दैट प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। उन्होंने बोला ना कि प्लानिंग दिमाग का खेल है, प्लानिंग के अंदर आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, जहां पर आपको ये सोचना है कि देखो यार आज आप किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हो, कल को उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये आपको आज ही इमेजिन करना है और उसके हिसाब से आपको अपना प्लान करना है। तो प्लानिंग हमेशा इनोवेटिव आइडिया को लेकर आता है। अब अगर हर चीज हर साल एक ही जैसे करनी है तो क्या ही इनोवेटिव आइडिया है। करा ना सीबीएसई ने कितना इनोवेटिव आइडिया लेकर आया हम लोगों के लिए, ओएसएम की चेकिंग लेकर आए, क्या जबरदस्त एकदम धांसू रिजल्ट निकला उसका, उनकी इनोवेटिव आइडिया का रिजल्ट था। पता है प्रॉब्लम क्या थी, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई नहीं समझ पाए, और इतने तगड़े कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें आज इस चीज के देखने पड़ रहे हैं कि कुछ नहीं पता उन्हें अब कि अब आगे क्या करना है, क्या ही कह सकते हैं। तो चलिए, ये मैटर तो ऐसा है जिसके सवाल बहुत सारे हैं और इसके जवाब देने के लिए हमारे पास कोई भी नहीं है, तो हम तो अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। ये बीच बीच में छोटी छोटी सी बातें तो चलती रहेंगी। सो प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज का मतलब होता है बेटा कि हम जब प्लान करते हैं ना, तो हम प्लान हमेशा कुछ नया करने के लिए करते हैं। अगर हमें पुरानी चीजों को आगे बढ़ाना होगा तो प्लान किस चीज के लिए हो रहा है, हम कुछ नया लेकर आना चाहते हैं, हम प्लान उस चीज के लिए करते हैं कि यार देखो आज हम 11th क्लास में जैसे पढ़ते थे सो पढ़ते थे, आज हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जहां पर इतनी सारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। हमें लोगों से मतलब नहीं है, हमें खुद पर विश्वास रखना है, हमें अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। डेफिनेटली यार मुझे भी ये शब्द बोलने पड़ रहे हैं कि क्या होगा देखा जाएगा, बट अगर इन सभी चीजों को देखते हुए हम आज रुक जाएं और आज ये सोच ले कि यार हम इतनी मेहनत करेंगे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो शायद मुझे लगता है हम आज गलती कर रहे हैं। हमें ये नहीं करना, हमें लोगों के हिसाब से खुद को नहीं बदलना है। फिलहाल तो हमें अपनी मेहनत पूरी करनी है, हमें अपनी तैयारी करनी है, हमें खुद पे विश्वास करना है, अपनी मेहनत और अपनी किस्मत पे हमें विश्वास करना है, चाहे वो जैसी भी है किस्मत, चाहे जैसी भी है। किसी की किस्मत बुरी नहीं होती, हम ही उसे बुरा और अच्छा बनाते हैं। तो बस खुद पर विश्वास रखो, मेहनत करो, कोशिश करो। कल को तुम्हारे दिल में ये चीज नहीं रहना चाहिए कि यार मैंने कोशिश नहीं करी। आप कोशिश करो, देखो रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बाद की बात है, लेकिन पहले हमें एक्शन में आना तो पड़ेगा ना। तो प्लानिंग भी आपको उसी एक्शन के बारे में समझाता है कि आप कुछ नया लेकर आओ। कि आप 11th क्लास में एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे कि एग्जाम से पहले पढ़ते थे, है ना, वही 2 days बिफोर एग्जाम, 1 day बिफोर एग्जाम, तब आप ऐसे करते थे। पर आज आपने अपने पढ़ने के लिए इनोवेटिव आइडियाज निकाले हैं। 1 day 3 months बिफोर एग्जाम, अरे वो आएगी ना 90 days स्ट्रैटेजी, वो फॉलो करेंगे। तुम इनोवेटिव आइडिया ये लेकर आए हो कि ऐसे कर सकते हैं इस काम को। तो बेटा इनोवेटिव आइडिया का मतलब होता है नई सोच लेकर आना, कि अगर आप आज सोच रहे हो तो कुछ नई चीज के बारे में सोचो कि इस चीज को और बेहतर तरीके से ऐसे किया जा सकता है। मान लो किसी के फादर की कोई शॉप है, वो उसको अपने ट्रेडिशनल तरीके से चला रहे हैं,
आपने उसे कहा कि नहीं पापा आजकल ऐसा नहीं होता है, आने वाले 4 साल में आपको पता है पापा क्या हो जाएगा, इस बिजनेस के अंदर इस तरीके के चेंजेस हो जाएंगे। तो पापा आप भी धीरे धीरे करके अपने बिजनेस में इस तरीके के चेंजेस लेकर आओ, क्योंकि आने वाले 4 साल में हमारे बिजनेस का भी खूब नाम हो जाए। तो आप कहीं ना कहीं कुछ नई चीज के बारे में उनसे बात कर रहे हो कि हमें भी ये कुछ नया करना चाहिए। तो प्लानिंग हमेशा आपको ये कहता है कि नए नए आइडियाज लेकर आओ। ठीक है, देखो, सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान्स। उन्होंने बोला कि क्योंकि प्लानिंग के अंदर कहीं ना कहीं हम लोग आइडियाज के बारे में सोच रहे हैं, हम लोग एडवांस थिंकिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि जो हमने सोचा ना उसी प्लान को हमने रियलिटी में कन्वर्ट करना है। तो हमें नए नए प्लान्स बनाने होंगे, नए नए थॉट्स के ऊपर हमें काम करना होगा। एंड इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी, डेफिनेटली एक मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी है फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड्स ऑल द फ्यूचर एक्शंस लीडिंग टू द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। क्योंकि आप जो आज प्लान करेंगे उसी के हिसाब से आपके बाकी के एक्शंस होंगे और उसी के हिसाब से आपके बिजनेस की ग्रोथ जज की जाएगी, और प्लानिंग के हिसाब से फिर बाकी फंक्शंस भी काम करते हैं। तो इसलिए प्लानिंग को बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे से दिमाग का इस्तेमाल करके आपको करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, वैसे 4th पॉइंट में क्या क्रक्स पॉइंट है, वो मेन पॉइंट यही है कि प्लानिंग के अंदर जब भी हम लोग कुछ सोच रहे हैं तो नया तरीका सोचना है, नया मेथड सोचना है, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है, उसके लिए क्या एक्शंस हम लोग ले सकते हैं, उसके बारे में हमें सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डेफिनेटली प्लानिंग हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। आज आप प्लान कर रहे हो, आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें जाकर आप सक्सेस हासिल कर सकते हो, बट आपको डिसीजन लेना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आप आज उस चीज के लिए प्लानिंग कर रहे हो। आपको सक्सेस बहुत सारे रास्ते दिलवा सकते हैं, बट हर रास्ते पर चलना आपके लिए पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, हो सकता है आप 1 या 2 रास्ते का कॉम्बिनेशन चूज कर लो, बट मल्टीपल रास्तों पर चलना सो डेफिनेटली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो आपको आज ये डिसाइड करना है, आपको आज ये सोचना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो जहां पर भी सिलेक्शन, जहां पर भी चूज करना होता है हमें, तो डेफिनेटली वहां पर डिसीजन आ ही रहा है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या कहता है, प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव। याद है ना, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन मैंने क्या बताया था कि तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, तुम्हें ये चुनना है कि तुम्हारे लिए सही रास्ता कौन सा है। तो वो जो रास्ते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोर्सेज ऑफ एक्शन। सो मैनेजर हैज टू इवैल्यूएट ईच ऑल्टरनेटिव। तो बेटा आप ही को उन रास्तों को देखना है कि वो रास्ते तुम्हें कहाँ तक लेकर जा सकते हैं, और उनमें से जो भी तुम्हें सही रास्ता दिखे, जो लंबे समय तक तुम्हें आगे तक लेकर जा सकता होगा, तुम उसी रास्तों को चुन लोगे। जैसे बहुत सारे लोग बहुत कम समय में अमीर होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो शॉर्टकट्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, पर क्या वो शॉर्टकट तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा, या आज का तुम्हारा लंबा सफर, लंबा स्ट्रगल तुम्हें लंबे समय की सक्सेस देकर जाएगा। तो तुम्हें सोचना है कि तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है। तुम कोई बात नहीं, आज स्ट्रगल कर करके अपनी सक्सेस को हासिल करना चाहते हो, या एक शॉर्टकट तरीके से जो सक्सेस अभी आई और अभी चली गई तुम उसको देखना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल है, मैं नाम नहीं ले सकती इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने बहुत कोशिश करी कि एकदम से वो यहाँ से यहाँ पर पहुंच गए, और जैसे वो यहाँ पर पहुंचे ना तो उनका दिमाग खराब हो गया और उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी कि तुरंत धम करके गिर गए। तो जल्दी और शॉर्टकट से ली हुई सक्सेस ना बहुत ज्यादा समय तक ना टिक भी नहीं पाती है। तो अब आपको सोचना है कि आपके लिए क्या सही है। ठीक है, सो प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग द टारगेट। तो प्लानिंग के अंदर हम टारगेट सेट करते हैं, प्रिडिक्ट यानी कि अनुमान लगाते हैं फ्यूचर कंडीशंस के बारे में, हेल्प करते हैं लोगों की ताकि वो सही डिसीजन ले पाए। ठीक है जी, तो 5th पॉइंट का क्रक्स पॉइंट है कि क्योंकि अपने मंजिल तक, अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, कोर्सेज ऑफ एक्शन है, आपको देखना है कि आपके लिए द मोस्ट फिजिबल यानी कि सबसे सही रास्ता कौन सा है और उसे आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, लास्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। बिल्कुल बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंस है जो जिसके साथ आप एकदम बढ़िया मस्त तरीके से रिलेट कर सकते हो, मस्त तरीके से। अब हाल फिलहाल में बच्चा पार्टी तुम लोगों के हाफ ईयरलीज आएंगे, है ना। अब उन हाफ ईयरलीज में मेरे प्यारे बच्चों, मैं 100 में से नहीं पर मैं 80 में से बात करूंगी कि आप आज ही डिसाइड कर लो। और प्लीज 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 प्लीज, मेरे कुछ बच्चों ने मैनिफेस्ट किया फर्स्ट वाले लेक्चर में और मुझे बताया कि मैम क्या करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं प्रे करूंगी कि वो सभी बच्चे जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी में हासिल कर लें।
आज इस सेकेंड वीडियो का टारगेट है कि आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि आप हाफ ईयरली में 80 में से बिजनेस स्टडीज में कितने मार्क्स टारगेट कर रहे हैं। और आपकी इच्छा है, आप अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको लिख सकते हो। आप 27, 40, 50, 60, 70, 75, 80 आउट ऑफ 80 जो भी आप यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, ईमानदारी से वो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख देना, ठीक है। तो जब आपके हाफ ईयरलीज हो जाएंगे ना बच्चे, जब आपके हाफ ईयरलीज हो जाएंगे, इस प्लानिंग लेक्चर 2 की वीडियो पर दोबारा आना, कमेंट में जाकर देखना कि तुमने क्या टारगेट सेट किया था और तुम कहां तक पहुंचे हो। मान लो किसी बच्चे ने आज यहाँ पर टारगेट सेट कर दिया कि मैम मैं ना 65 लेकर आऊंगा, मान लो उसके हाफ ईयरली हुए और हाफ ईयरली में उसके मार्क्स 50 आए, तो तुम्हें पता है अब वो क्या करेगा। उसे ये दिख रहा है कि उसने टारगेट 65 किया था हाफ ईयरली में, और आज जितनी भी उसने परफॉर्मेंस करी है, जितनी भी उसने मेहनत करी है, जितना भी वो पढ़ा है, खेला कूदा, वो सब काम करा, उसने पढ़ाई भी करी, तो जो भी उसका रूटीन रहा है उस रूटीन ने उससे 50 मार्क्स दिलवाए हैं। तो अगर आज वो उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाया है, 15 नंबर की कमी अभी भी रह गई है, तो नेक्स्ट टाइम वो 15 नंबर की कमी कैसे पूरी होगी, और उसके बाद जो उसका बोर्ड के लिए टारगेट है 80 आउट ऑफ 80 वो कैसे अचीव होगा, वो उसे समझ में आ जाएगा। पर वो ये कंपैरिजन कर कैसे पाया, उसे कैसे पता चला कि उसे अब आगे की प्लानिंग कैसे करनी है, उसे कैसे पता चला कि उसकी परफॉर्मेंस कहां तक हो चुकी है, वो कहां तक पहुंच चुका है, क्योंकि उसने पहले से ही एक टारगेट सेट किया था। उसे एक बेस मिल गया अपने आगे की प्लानिंग के लिए कि मैंने जो एक प्लानिंग की थी उससे मैं यहां तक पहुंचा, इतने का डिफरेंस रह गया, तो अब मुझे जो दूसरी प्लानिंग करनी है उसके लिए जो मेरा टारगेट है, तो अब मुझे और क्या करना होगा। तो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड, यानी कि ऑब्जेक्टिव, एक बेस देता है फॉर कंट्रोलिंग, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाओ, इवैल्यूएट कर पाओ, उसमें सुधार ला पाओ, ठीक है। तो देखो जरा, so planning involves setting of goals. The entire managerial process is concerned with accomplishing the predetermined goals through planning, organizing, staffing, directing and controlling. So planning के अंदर हम लोग goals बनाते हैं और पूरे की पूरी मैनेजरल प्रोसेस जो होती है वो उन गोल्स को हासिल करने की तरफ जाती है, जिसके अंदर हम इन 5 फंक्शंस को लगातार परफॉर्म करते हैं। सो प्लानिंग प्रोवाइड्स द गोल्स और द स्टैंडर्ड्स। तो प्लानिंग आपको क्या दे रहा है, प्लानिंग आपको गोल्स दे रहा है, वो स्टैंडर्ड्स दे रहा है, जिसके अगेंस्ट आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि जो परफॉर्मेंस आपकी अभी हुई है, आप उसको मेजर कर पा रहे हो, कंपेयर कर पा रहे हो उन स्टैंडर्ड से जो भी आपने गोल सेट किया होगा। जैसे यहाँ गोल था 65 का और यहाँ आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई 55, तो आप कंपेयर कर पा रहे हो और उसी के हिसाब से आप आगे डिसीजन ले पा रहे हो। सो प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर द कंट्रोलिंग। तो अगर आपको ये कंट्रोल करना है, अपनी परफॉर्मेंस को, प्रॉब्लम्स को ठीक करना है, सो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो आपकी पहली जरूरत है। प्री रिक्विजिट मतलब वो पहली जरूरत है आपकी कि आपको करना है। एंड इफ देयर वर नो गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स, देन फाइंडिंग द डेविएशंस which are a part of the controlling would not be possible। और अगर आपने कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया, आपने कोई गोल सेट नहीं किया, आपने सोचा ही नहीं हाफ ईयरली में कितने मार्क्स चाहिए, तो जितने आएंगे सो आएंगे। फिर आपको क्या ही पता चल रहा है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि प्लानिंग आपको कहीं ना कहीं एक बेस दे रहा है ताकि आप कंट्रोल कर पाओ, ठीक। तो बेटा यहाँ तक हम लोगों ने इंपॉर्टेंस कंप्लीट कर ली है। तो एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि हम लोगों ने इंपॉर्टेंस में क्या सीखा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस की आपके सामने एक्रोनिम है, जिसके अंदर हमने कहा ड्यू सर को करेंगे हम डीएम। तो डी से था डायरेक्शन, की प्लानिंग आपको एडवांस में ही चीजों के बारे में बताता है, तो आपको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन मिलती है, एक दिशा मिलती है कि आपको कहाँ जाकर काम करना है। अननेसेसरी और वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस करता है, क्योंकि आपकी क्लैरिटी इन थॉट आती है, आपके एक्शन में क्लैरिटी आती है, आपको पता है कि आप कहाँ कर रहे हो, एडवांस में आपको सारी चीजें पता है। तो इसकी वजह से जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है या एक काम दूसरे के काम के चक्कर में रुक रहा है, वो कुछ नहीं होता, सब चीजें स्मूथली अपना जो है वो चलती रहती हैं। उसके बाद प्लानिंग आपको एक बेस देता है, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, यानी कि आपको एक बेस मिलता है जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद से इवैल्यूएट और कंपेयर कर पाते हो। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया, आप नई सोच विचार के साथ यहाँ पर आते हो, नई नई चीजें लेकर आते हो बिजनेस के अंदर, क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यहाँ पर क्योंकि आप पहले से प्लान कर रहे हो, पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, तो हम यहाँ पर बिल्कुल चीजों को एलिमिनेट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम खुद को आने वाले खतरों से बचाने के लिए प्रिपरेशन करके उस खतरे को कम जरूर कर सकते हैं, ठीक है। प्लानिंग आपके डिसीजन में हेल्प करता है, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, कि क्योंकि यहाँ पर अपनी मंजिल तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, आपको सही रास्ता चुनना होता है, तो जहां पर चुनाव आएगा वहां पर डिसीजन मेकिंग जरूर आएगा, ठीक है।
तो समझ आ गई सबको इंपॉर्टेंस, तो एक बार थम्स अप कर देना। अब स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। और तुम्हें पता है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के लिए एक फेमस कार्टून कैरेक्टर के बारे में बताती हूँ, जो हम बचपन में कभी देखा करते थे, रिच रिच, जो कि खूब माला माल पार्टी थी, यानी कि उसके पास था खूब सारा पैसा। पर आपको क्या लगता है उसने पैसा ऐसे ही कमा लिया होगा? नहीं बाबा, मिस्टर रिच रिच को ह्यूज कॉस्ट एंड टाइम लगाकर मिली सक्सेस। भाई बहुत सारा टाइम लगाया, बहुत सारा पैसा लगाया, तब जाकर उसको भी सक्सेस मिली। तो तुम सोचो कि तुम्हें भी यहाँ पर खूब सारा पैसा और खूब सारा टाइम लगाना पड़ेगा तभी सक्सेस मिलेगी, ऐसा रिच रिच ने हमें बताया है। तो बेटा जी, इसमें है थोड़ी सी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, दैट मिस्टर रिच रिच को ह्यूज कॉस्ट एंड टाइम लगाकर मिली सक्सेस। जहां पर एम से है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट, आर से है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, फिर अगेन आर आता है प्लानिंग रिजिडिटी, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, देन huge cost, planning involves huge cost, planning is a time consuming process, और देन सक्सेस से है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें समझाती हूँ। लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट लिख देना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार 6 नंबर में पूछा जाता है, जहां वो पॉइंट्स खुद देंगे, आपको 2-2 नंबर के हिसाब से पूरी एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। तो चलो बालकों, अब जरा एक एक करके ये सारी की सारी लिमिटेशन हम लोग पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमें इसके अंदर सिखाया और समझाया जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट ही आता है बेटा आपका, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब रिजिडिटी का मतलब क्या होता है बेटा, सबसे पहले हमें वही समझना होगा। तो पहले इसी पॉइंट पर फोकस करते हैं कि ये रिजिडिटी क्या है। देखो, रिजिडिटी का मतलब होता है कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस, यानी कि जिस चीज को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जिसको आप बदल नहीं सकते। अब जैसे कि आप यहाँ पर कहो कि नहीं यार, स्कूल टाइम ना हमारे हिसाब से चलना चाहिए, हमारा मन करे तो स्कूल सुबह हो जाए, हमारा मन करे तो स्कूल शाम में चल जाए, हमारा मन करे तो स्कूल रात को स्टार्ट हो जाए। अरे भाई, ऐसा कर सकते हैं क्या हम? स्कूल तो अपने एक टाइम पे ही चलता है ना रोज, यानी कि स्कूल की अपनी एक प्लानिंग है पूरे साल की, स्कूल को उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो हिसाब से काम नहीं करेगा, एक प्लानर नहीं बनाएगा, एक टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं करेगा, तो उसका ऑब्जेक्टिव ही पूरा नहीं होगा। आज हम चाह रहे हैं कि स्कूल की अब 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ जानी चाहिए, मतलब जब हम चाहें तब हम उस चीज को बदल दें। ऐसा कैसे होगा भाई? आपको सीबीएसई ने भी एक करिकुलम दिया है कि बेटा पूरे साल आपको ये करना है। अगर सीबीएसई का भी मन करे तो वो भी कुछ भी कर दे, आधे साल में आके वो आपसे कहते कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होगी। नहीं भाई, कैसे होगी? फिर हमारा बच्चा कैसे प्रिपेयर करेगा? हो सकता है आपने जो कहा उसने वो वाले चैप्टर जो आपने ओमिट कर दिए उसने पढ़ लिए, और जो आपने कहा कि नहीं कंपलसरी आएंगे वो हमने पढ़े ही नहीं अब तक, तुम्हारा तो समय खराब हो गया। तो प्लानिंग यही कहता है कि जब हम एक प्लान करते हैं ना, तो उसमें हम बहुत ज्यादा समय लगाते हैं। जैसे कि आप उसकी लिमिटेशन में पढ़ भी रहे हो कि हम उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, बहुत सोच विचार करके हमने उसको किया है, और एक स्पेसिफिक पर्पस को अचीव करने के लिए किया है। हमने एक टारगेट को सोच कर वो प्लान किया है। और अगर हम रोज रोज उस प्लानिंग को बदलते रहेंगे, हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो भी नहीं पाएंगे। तो कई बार लेकिन ऐसा होता है कि सिचुएशन के हिसाब से प्लानिंग को चेंज करने की जरूरत होती है, लेकिन हम ये काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए प्लानिंग के अंदर रिजिडिटी आती है, स्ट्रिक्टनेस आती है, फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर थोड़ी कम होती है। सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन विद अ स्पेसिफिक गोल। देखो ये बताते हैं आपको कि क्यों प्लान रिजिडिटी को लेकर आता है, बिकॉज प्लान इज ड्रॉन अप विद स्पेसिफिक गोल्स टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। अब देखो, मैं अगर ये कहूँ कि हम लोग भी एक स्केड्यूल फॉलो करते हुए चल रहे हैं, हालांकि आई नो कि मैं थोड़ा सा उस स्केड्यूल को खुद ही फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, बट यस डेफिनेटली मुझे पता है कि यार आपके बोर्ड एग्जाम्स कब है और कब तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि जब बोर्ड एग्जाम आएंगे तभी तक कंप्लीट करूंगी, मुझे पता है कि एक आखिरी टाइमलाइन क्या है, और उस आखिरी टाइमलाइन तक मुझे आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट है। मैं सोचूं कि नहीं मैं आपका सिलेबस मई और जून तक करूंगी अगले साल तक, तो वो तो बेकार हो जाएगा। आप कहेंगे मैम फिर क्या ही फायदा, आप रहने दो, आप मत पढ़ाओ। लेकिन जहां मुझे पता है कि नहीं मेरे बच्चों को मुझे इस टाइम पीरियड तक तो प्रिपेयर कर ही देना है, मेरे सामने एक रिजिडिटी है कि नहीं इसके बाद मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे उस प्लानिंग पे वर्क करना पड़ेगा।
चाहे कैसे भी मैं कर पा रही हूँ, मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं वीडियो को शूट करती हूँ। अपने पूरे वो जो मेरा टाइट शेड्यूल चल रहा है आजकल, पूरा जो हेक्टिक चल रहा है, उसमें से जैसे तैसे मुझे जब भी टाइम मिल रहा है मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, चाहे वो क्लास 11th के लिए, चाहे वो क्लास 12th के लिए। भले देर से आ रहा है कंटेंट जो भी है, लेकिन मैं करूंगी अपना वादा पूरा कि आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे सामने एक रिजिडिटी है कि मुझे वो करना है। मैं अगले साल तक का वेट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को अगले साल तक वहां तक उससे पहले ही सब चीजें कंप्लीट करा के उनको पूरे नंबर दिलवाने हैं भाई, वो मेरा टारगेट है। तो प्लानिंग रिजिडिटी के साथ काम करता है, ठीक है। These plan then decide the future course of action and managers may not in a position to change it. और हमने ना फ्यूचर को सोच कर ये काम किया है, तो बार बार मैनेजर ना इसको बदल नहीं सकता। एंड दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी में क्रिएट डिफिकल्टी। और कई बार देखो हो जाता है डिफिकल्टी कि हमारी सिचुएशन के हिसाब से वो वाली सिचुएशन मैच नहीं कर पा रही है, तो हम प्लान को चेंज नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी चीज का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि प्लानिंग रिजिडिटी लेकर आता है। कई बार डिफिकल्टी क्रिएट हो जाती है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उस चीज को बदल सके, हमारे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक गोल, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो अचीव करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो रिजिडिटी वाला पॉइंट क्लियर हो गया बेटे? चलो जी बेटा जी आगे चले सेकेंड पॉइंट पे। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। तो कह सकते हो कि आप इसी से थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है कि प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। ये बात हम सभी को पता है कि हमारा पूरा बिजनेस एक अलग ही इन्वायरमेंट में काम करता है। हम पूरा 3rd चैप्टर पढ़ के आए हैं कि किस तरीके से इन्वायरमेंट है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। बट इस बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ आपका प्लान हर बार वर्क करे ऐसा जरूरी नहीं है ना। कि मान लो आप अभी फिलहाल ये सोचकर बैठे हुए हो कि 15 सितंबर से आपके हाफ ईयरली होंगे, मतलब मिड ऑफ द सितंबर से सबके यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाते हैं, 2-3 दिन आगे पीछे। किसी के 10 तारीख को हो रहे हैं, किसी को 9 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, किसी के 15, तो किसी के 16, तो किसी के 20 से भी स्टार्ट हो रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सितंबर इज द मंथ जिसके अंदर सभी बच्चों के हाफ ईयरलीज हो रहे होते हैं। अब मान लो अचानक से आपने अब अपने सितंबर के हिसाब से प्लानिंग कर रखी है, मैंने भी आपके साथ सितंबर के हिसाब से प्लानिंग कर रखी है, पर मान लो अचानक से ये अनाउंस हो गया सभी स्कूल्स में कि अब से हाफ ईयरली जो है वो 1 अगस्त से होना शुरू हो जाएंगे। 1 अगस्त से ही हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएंगे। और ये सिलेबस है, जो सिलेबस 15 सितंबर तक आने वाला था अब वो 1 अगस्त से ही आना शुरू हो जाएगा। क्या करेंगे अब हम तो अपनी पूरी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि यार 15 सितंबर तक इतना कुछ कंप्लीट करना है, पर आपने उस चीज को पहले यहाँ पर प्रीपोन कर दिया, आपने सब कुछ ही बदल दिया। तो अब मैं इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में जो आपने परिस्थिति बदल दी मेरे सामने, मैं अपनी प्लानिंग को कैसे चेंज करूं अब यहाँ पे? तो मेरा जो पहला प्लान था वो इस प्लान के अकॉर्डिंग वर्क ही नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली मुझे एक नई चीज यहाँ पर बनानी पड़ेगी। हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं ना, हम लोग अरे बनाते हैं ना पढ़ाई का टाइम टेबल, कितने लोग फॉलो करते हैं उसको? क्योंकि आपने पूरा अपना टाइम टेबल बनाया, अरे 6 बजे उठ के ये करूंगा, अरे शाम को 6 बजे बैठ के ये वाली पढ़ाई करूंगा, अरे 2 बजे स्कूल से आते ही ये काम करना है। घर पे आ गए रिश्तेदार, खराब हो गया उस दिन का टाइम टेबल, हो गया खराब, रीशेड्यूल करना पड़ेगा। तो बेटा प्लानिंग ना कई बार आपके बदलते हुए एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर पाती है। आपने एक प्लान बनाया, एनवायरनमेंट बदल गया, तो आपका प्लान वहां पर वर्केबल नहीं रह पाता, ठीक है। सो द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, नथिंग इज कांस्टेंट. The environment consists of number of dimensions like economic, political, physical, legal and social dimensions, and the organization has to constantly adapt itself to these changes. और एक organization को अपने आप को ढालना पड़ता है भाई इन changes के अंदर, and it becomes difficult. और कई बार ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है to accurately assess the future trends in the environment कि मार्केट में क्या हो रहा है। मैं विंटर सीजन के लिए प्रिपेयर कर रही थी कि विंटर सीजन में मोटी मोटी जैकेट्स लॉन्च करूंगी अपने बिजनेस के अंदर, क्योंकि खूब सर्दी पड़ेगी इस बार, मुझे लग रहा है खूब सर्दी पड़ेगी, पर सर्दी पड़ी ही नहीं। मान लो सर्दियां पड़ी ही नहीं, उतनी पड़ी मतलब सर्दी तो आई, विंटर सीजन तो आया, लेकिन उस लेवल का नहीं आया जिस लेवल के हिसाब से मैंने सोचा हुआ था, तो मुझे नुकसान हो जाएगा ना, है ना भाई, क्या करें फिर। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि प्लानिंग कई बार डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाता है, ठीक है। सो प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो प्लानिंग सब कुछ नहीं देख सकता, और यही आपके इफेक्टिव प्लानिंग में एक बाधा बनता है, यानी कि ऑब्स्टिकल बनता है, ठीक। थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। जहां हम कह रहे हैं प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, वहीं पर हम यहाँ पर एक ये स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। आपको पता है कैसे? प्लानिंग कौन करता होगा? खुद सोचो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग हो रही है, तो प्लानिंग कौन कर रहा है? प्लानिंग करते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वही ओवरऑल प्लानिंग करके ऑब्जेक्टिव हमारे सामने रखते हैं।
हम बाकी सारे तो उनकी कठपुतलियां हैं। मान लो मैं किसी एक स्कूल में टीचर हूँ, किसने बनाया होगा वो सारा प्लान? एक स्कूल कैसे चलेगा, क्या काम होगा, कैसे काम होगा, कब कौन सा इवेंट होगा, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? ये सब टॉप लेवल डिसाइड कर रहे हैं। हमारे बोर्ड एग्जाम कब होने वाले हैं, किस पैटर्न पे होने वाले हैं, किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, कब किस टाइम पर किस तरीके का एग्जाम कंडक्ट होगा, ये चीजें कौन डिसाइड करेगा? आपका बोर्ड, यानी कि सीबीएसई बोर्ड। अगर आप सीबीएसई बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आप होंगे, आपका बोर्ड डिसाइड करेगा क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या कब आपका एग्जाम होने वाला है, वो सब वो डिसाइड करे ना। हम सब तो कठपुतलियां हैं, हम तो उनको फॉलो कर रहे हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लूप होल्स है उसके अंदर, मुझे पता है कि वो पैटर्न ऐसा है जो किसी काम का नहीं है बच्चे का, मतलब मुझे सब चीजें पता है, आपको भी पता है, लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं? क्या हम उसको बदल पा रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है हमारे दिमाग में क्रिएटिव आइडिया उस चीज को लेकर, हो सकता है हमारे दिमाग में बहुत कुछ हो जिसको हम बेहतर तरीके से उसको कर पाए, बट क्या हम उस चीज को कर पा रहे हैं? नहीं, हमें तो उसको ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ रहा है ना हम उससे पीछे हट सकते हैं, ना हम उसके अंदर बदलाव ला सकते हैं। तो बेटा प्लानिंग बिल्कुल यही बात समझा रहे हैं आपको लिमिटेशन के रूप में, दैट प्लानिंग रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी बिकॉज प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। क्योंकि इसे करने वाले कौन है भाई? वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो इसे कर रहे हैं, एंड यूजुअली द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जस्ट इम्प्लीमेंट दीज प्लान्स। बाकी के मेंबर्स को क्या कर रहे हैं? उसको इम्प्लीमेंट, यानी कि उसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं बस। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस द मिडल मैनेजमेंट एंड द अदर डिसीजन मेकर्स, जो मिडल मैनेजमेंट है और अदर डिसीजन मेकर्स हैं, आर, ये की लाइन है बेटा जी, neither allowed to deviate from the plans nor are they permitted to act on their own। जो मैंने अभी लाइन बोली आपके सामने कि ना तो हम उससे पीछे हट सकते हैं, यानी कि ना तो अपना रास्ता बदल सकते हैं उस प्लान से, ना ही अपने हिसाब से, हमें ये परमिशन नहीं है कि हम अपने हिसाब से उस काम को कर पाए। तो दैट इज वाई प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें जस्ट टॉप लेवल के बनाए हुए प्लान को फॉलो करना है। दैट इज वाई देयर इज नथिंग न्यू और इनोवेटिव। ठीक है, तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है, आप कह सकते हो। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से सोचो, प्लानिंग के अंदर बहुत पैसा लगता है। आप एक अपना सपनों का घर बना रहे हो, आप एक नई गाड़ी खरीदने का प्लान करो, चलो छोड़ो, आप अपने घर की गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उससे पहले आप बहुत सारी चीजों पर रिसर्च करोगे, आप बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करोगे, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च करोगे उन सभी चीजों को चेक करने के लिए। ठीक है, मान लो आप एक नया कोर्स, आप खुद के लिए कोर्स चूज करना चाहते हो, तो आपको काउंसलिंग लेनी है, तो वहां पर आप काउंसलिंग सेशन के लिए पैसे दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग, जब आप जितनी बड़ी प्लानिंग होगी, देखो उतनी ज्यादा कॉस्ट लगेगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस के लिए प्लान कर रहा है, तो उससे बहुत सारा पैसा लगता है। क्यों लगता है ना बेटा पैसा? क्योंकि यहाँ पर कुछ डिटेल कैलकुलेशन करनी होती है, साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी होती है, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में। अब अगर जितना पैसा आपने लगाया उतना बेनिफिट ही ना मिले तो क्या ही फायदा है। तो इसलिए हमें प्लानिंग के अंदर पैसा एक बार तो लगाना पड़ता है ताकि हमें उसका बेनिफिट मिल सके। अब पैसा कहाँ खर्च हो रहा होता है आपका? बहुत सारे खर्चे हैं। आपकी मीटिंग्स चलती हैं प्रोफेशनल्स के साथ, तो वो प्रोफेशनल्स अपना पैसा लेते हैं, फीस लेते हैं वो एक्सपर्ट लोग। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मतलब किसी भी काम को करने से पहले जो आपको जानकारी इकट्ठी करनी पड़ रही है, उस जानकारी के लिए जो आप पैसा दे रहे हो। ठीक है, तो टू चेक द वाइबिलिटी ऑफ द प्लान, वाइबिलिटी मतलब ड्यूरेबिलिटी, कब तक चल पाएगा ये आपके प्लान, कितना सक्सेसफुल हो पाएगा, तो उसके लिए आपको सारी बातें करनी है। तो इसीलिए प्लानिंग के अंदर पैसा खर्च होता है। ठीक है, अब इसी से जुड़ा प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग में बहुत टाइम भी लगता है, आप डिस्कशन कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो टाइम तो लगेगा ही ना। सो समटाइम्स प्लान्स टू बी ड्रॉन अप टेक अप सो मच ऑफ टाइम दैट देयर इज नो मच टाइम लेफ्ट फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, कि कई बार आप सोच विचार में इतना टाइम लगा देते हो कि आपके पास समय ही नहीं बचता कि आप उसके ऊपर काम कर पाओ। आप उसको बनाने में, उसको सोचने में इतना समय लगा दे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, भाई अप्रैल निकल गया, जून निकल गया, कब फॉर्म भरोगे, फॉर्म तो निकल गए, अब क्या करोगे। तो कई बार इम्प्लीमेंटेशन का टाइम नहीं बचता, इतना हम लोग समय लगा देते हैं प्लान करने में। ठीक है बेटा, तो 5th पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब 6th पर आते हैं, जो तुम्हें बहुत समझना जरूरी है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग कभी भी आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता। प्लानिंग कभी आपको ये नहीं कहेगा कि ये कर लो, कि पहले आपने ये किया था आज भी ये करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, ना बाबा ना। अभी पढ़ते हुए आए हो, सिचुएशन बदलती है। 11th क्लास में तुमने सोचा कि थोड़ा कम भी पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे, भाई वहाँ पे आपकी खुद की टीचर है, कहीं ना कहीं बॉन्ड होता है बच्चों के साथ, तो टीचर थोड़ी लीनियंट चेकिंग कर देती है। ठीक है, आप लोग की थोड़ी सी मदद भी कर देती है, कई बार आपको रिवीजन क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देती है, तो आपको एक हिंट मिल जाता है।
तो ठीक है, आप उस टाइम पे पास हो गए, आपने लास्ट के 3 महीने भी पढ़ाई करी, आपने, मैं कहती हूँ लास्ट के 15 दिन भी पढ़ाई करी, आपने पीछे वाले दोस्त के साथ बातचीत करके पढ़ाई कर ली, भाई तुम फर्रे ले गए तो तुम पास हो गए। बट जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारी ये सारे प्लान जो तुमने पहले ट्राई किए और वो सक्सेसफुल रहे, वो 12th में भी तुम्हारे काम आ जाएंगे। 12th में भी तुम अगर इसी रास्ते पे चले तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, जरूरी नहीं है। हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, दोनों ही बातें हैं। प्लानिंग कभी सक्सेस की गारंटी नहीं देगा कि तुमने अगर वो वाला प्लान कर लिया फॉलो तो तुम सक्सेसफुल हो ही जाओगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सो मैनेजर्स हैव अ टेंडेंसी, मैनेजर्स की आदत होती है ऑन रिलाई, आलसी होते हैं ना, ऑन रिलाई ऑन द प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान, कि पहले हमने ये करा था, सक्सेसफुल हुए थे, चलो इस बार भी यही करते हैं। बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज वर्कड बिफोर इट विल वर्क अगेन। कि पहले जो तुमने काम किया, वो प्लान पे काम किया, जैसे उसने पहले काम करते थे वो आज भी काम कर जाएगा, तुम्हारी तरकीब आज काम कर जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये समझना है, सिचुएशन के हिसाब से काम करना है, सिचुएशन के हिसाब से प्लान बनाना है, ठीक है। तो बेटा ये थी 6 की 6 हमारी लिमिटेशन, एक बार आपको इसकी तैयारी करा देती हूँ। देखो, सबसे पहले प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, बदलते हुए एनवायरनमेंट में आपकी प्लानिंग वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने पहले जिस सिचुएशन के हिसाब से प्लान किया होगा, हो सकता है आप सिचुएशन बदल गई हो, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, क्योंकि टॉप लेवल बनाएगा, आपको जस्ट उसके ऊपर काम करना है, ना आप उससे पीछे हट सकते हो, ना आप उसके अंदर बदलाव कर सकते हो, ठीक है। रिजिडिटी, क्योंकि प्लान एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनता है, जिसको आपको अचीव करना होता है, तो उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। प्लानिंग के अंदर बहुत पैसा खर्च होता है, क्योंकि आप डिस्कशन करते हो एक्सपर्ट्स के साथ, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, ताकि आप ये चेक कर सको कि आज कितना पैसा लगा रहे हो, कल को कितना बेनिफिट देगा, आपका प्लान कितने लंबे समय तक चल पाएगा, उसकी वाइबिलिटी क्या है, आपको चेक करना है, इसीलिए आपका पैसा लगता है। और इसी सब काम को करने में आपका बहुत समय भी लग जाता है, आपकी वही मीटिंग्स कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, तो इसमें समय भी बहुत ज्यादा लगेगा। प्लस प्लानिंग आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देगा, तो हमेशा सिचुएशन के हिसाब से प्लान बनाना है। आप सोचो कल जो सही हुआ था वो आज भी सही हो जाएगा प्लान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बेटा आज हम लोगों ने कवर किए 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। आई होप कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बेटा जाते जाते एक बार थम्स अप करते जाना कि यस मैम सब अच्छे से समझ में आ गया है, और मेमोरी ट्रिक लिखते जाना, ताकि अगली बार जब लेक्चर देखने के लिए आओ तो सामने मेमोरी ट्रिक पहले ही हो आपके, ठीक है। तो चलिए मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ आगे के टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।